अस्सलाम वालेकुम। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देख रहे हैं जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स की टाइप्स हैं। सिंगल फोकसिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है और नीचे डबल फोकसिंग स्पेक्ट्रोमीटर है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, और ये टॉपिक आपको बुक में, जहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन के टॉपिक में एनालाइजर का टॉपिक है, वहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि सिंगल फोकसिंग स्पेक्ट्रोमीटर में जो एनालाइजर है इसमें आयंस को सेपरेट किया जाता है। तो ये सेपरेशन सिर्फ की जाती है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने पीछे इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ा है कि यहाँ से आयनाइजेशन चैम्बर से आयंस आते हैं और आगे ये मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में एनालाइजर इन आयंस को सेपरेट कर देता है। हैवी आयंस अलग हो जाते हैं, लाइटर आयंस अलग हो जाते हैं। तो इसका नुकसान ये है कि ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे स्पेक्ट्रोमीटर्स लो रेजोल्यूशन होते इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इनकी रेजोल्यूशन लो होती है और ये वन मैस यूनिट का डिफरेंस जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर किसी आयन का मैस 70 है और दूसरे का 71 है तो ये इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी आयन का मैस आता है 70 और दूसरे का आता है 70.11, तो ये फिर ये इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में फिर डिफरेंस 1 का नहीं होगा। तो ये ऐसे आयंस में डिफरेंस कर सकते हैं जिनका मैस में आपस में डिफरेंस कितना हो, एटलीस्ट 1 का डिफरेंस हो, जैसे इन दोनों में। लेकिन अगर 1 से कम डिफरेंस हो तो फिर ये स्पेक्ट्रोमीटर ऐसे आयन को क्लियरली डिटेक्ट नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो रेजोल्यूशन है वो लो है। वो पीक्स फिर जिनमें 1 से कम डिफरेंस होगा उनकी पीक्स आपस में गड़बड़ हो जाती हैं, तो ये उन पीक्स को अलग-अलग शो नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हम बात करते हैं डबल फोकसिंग स्पेक्ट्रोमीटर्स की। डबल फोकसिंग स्पेक्ट्रोमीटर्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर भी इस्तेमाल करता है। यानी इसमें क्या होता है कि जो आयनाइजेशन चैम्बर है उससे डायरेक्ट एनालाइजर में, यानी डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड में आयंस नहीं आते, बल्कि पहले आयनाइजेशन चैम्बर से पहले आयंस किस में दाखिल किए जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर में 2 प्लेट्स होती हैं, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से ही आयन सेपरेट किए जाते हैं और बाद में ये देखें जैसे ही आयंस यहाँ एंटर हुए तो ये सेपरेट हो गए, और बाद में एक मॉनिटरिंग स्लिट, यहाँ पर एक स्लिट रखी, इसकी मदद से फिर आगे इन आयंस को, मसलन एक लाइन जो इधर से आ रही है इसको आगे मजीद डिवाइड जो है वो किया जाता है। यानी पहले डिवीजन इधर होती है आयंस की, फिर जो उसके बाद जो बीम आगे आती है उसकी मजीद आगे डिवीजन होती है। हर बीम की, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी अलग-अलग आगे भी डिवीजन हो जाएगी। तो इसलिए ये ज्यादा बेहतर इंस्ट्रूमेंट है। इसकी रेजोल्यूशन हाई होती है और ये जो मैस का डिफरेंस है वो तकरीबन 1 पार्ट ऑफ 1 लाख, यानी अगर 1 लाख का एक हिस्सा भी मैस का डिफरेंस हो तो ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है ये उस आयन को डिटेक्ट कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक आयन है, उसका मैस है 1 लाख, होता नहीं है किसी का, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और दूसरे आयन का मैस है 1 लाख का एक हिस्सा, यानी 1 लाख 1, तो फिर ये इन दोनों आयंस को जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। मतलब ये कि ये वाला जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट है ये सिर्फ एक यूनिट मैस को डिफरेंस कर सकता है 70 और 71 में, और ये किस में कर सकता है कि अगर किसी का मैस 70 है और दूसरे का है 70.000001, तो फिर भी ये इन दोनों में डिफरेंस कर देगा। यानी इसमें भी डिफरेंस कर देगा, इसमें भी, दोनों की पीक्स अलग-अलग आएंगी। अब आगे हम दूसरे टॉपिक्स की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैस स्पेक्ट्रम। मैस स्पेक्ट्रम एक्चुअली एक ग्राफ होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें एक्स एक्सिस पर m/z मैस टू चार्ज रेशियो होती है और वाई एक्सिस पर होती है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ पॉजिटिव आयंस। मैस स्पेक्ट्रम में कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स होती हैं। एक इंपॉर्टेंट पीक है मॉलिक्यूलर आयन पीक, या इसे पेरेंट आयन पीक भी कहते हैं। पेरेंट आयन पीक भी इसको कहते हैं और इसको m पॉजिटिव से जाहिर करते हैं।
ये मैंने एक मिसाल के तौर पर डाईथाइल 2 एसीटाइल ग्लूटारेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका मैंने एक पार्ट स्पेक्ट्रम का बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो पीक सबसे ज़्यादा मास टू चार्ज रेशो वाली है, दैट पीक इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन पीक या पेरेंट आयन पीक, और ये थोड़ी बहुत प्रोमिनेंट भी होनी चाहिए। ये पीक, इसका मास सबसे ज़्यादा 230 मास टू चार्ज रेशो, यानी 220 240 के बीच में, ये 230 है। यहाँ पर ये इतनी सी पीक आ रही है, दैट इज कॉल्ड पेरेंट आयन पीक या मॉलिक्यूलर आयन पीक। बाकी इससे पीछे जितनी भी पीक्स होती हैं, इन सब पीक्स को कहते हैं फ्रैगमेंट आयन पीक्स या डॉटर आयन पीक्स भी इनको कहा जाता है, जो जिनकी मास टू चार्ज रेशो इससे कम होगी, यानी ये 215 वाली भी और ये छोटी वाली भी, ये सारी बाकी सब की सब कहलाएंगी फ्रैगमेंट आयन पीक। यानी पेरेंट आयन पीक से पीछे जितनी भी पीक्स होंगी, दैट आर कॉल्ड फ्रैगमेंट पीक्स या डॉटर पीक्स। जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है, ये पूरे मॉलिक्यूल, जो पूरा एक मॉलिक्यूल होता है, उसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो पॉजिटिव आयन जो बनता है, उसकी जो पीक कहलाती है वो बनती है। और जो फ्रैगमेंट आयन पीक्स हैं, ये कैसे बनती है कि वो मॉलिक्यूलर आयन जो बना था, वो अगर डिफरेंट पार्ट्स में टूट गया, तो फिर उन डिफरेंट पार्ट्स, उन डिफरेंट फ्रैगमेंट्स की जो पीक्स हैं, ये कहलाती है फ्रैगमेंट पीक्स। बेस पीक, ऐसी पीक जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो, यानी आप कह लें जिसकी रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज्यादा हो, जैसे ये 114 पर ये जो पीक है, इसे हम कहते हैं बेस पीक। और इसकी रिलेटिव अबंडेंस को हम आर्जी तौर पे आर्बिट्रेरीली 100 कहते हैं, 100 के इक्वल। और इसके बाद है आइसोटोप पीक्स। आइसोटोप पीक्स क्या होती हैं कि जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है, बाज़ इसके साथ एक नंबर पीछे, एक यूनिट पीछे, या एक यूनिट आगे, या एक या दो यूनिट्स आगे पीछे पीक्स भी बाज़ आती हैं। ये पीक्स किस वजह से आती हैं कि जो मॉलिक्यूल है, सपोज मैं एक सिंपली एग्जांपल देता हूँ कि CH4 मीथेन में कार्बन के आइसोटोप्स की मास 12 भी हो सकती, 13 भी हो सकती, 14 भी हो सकती। तो बाज़ जो हायर आइसोटोप वाली कार्बन है मीथेन में, वो भी नॉर्मल जो मीथेन है, नॉर्मल कार्बन है, उसके साथ मौजूद हो सकती है। यानी आप यूं समझ लें कि मीथेन में अगर 1 लाख मॉलिक्यूल्स नॉर्मल कार्बन वाले आइसोटोप यानी C12 वाले आइसोटोप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें कुछ मॉलिक्यूल C13 वाले मीथेन मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो इस वजह से फिर वो जो मॉलिक्यूलर आयन पीक के साथ जो साथ वाली पीक्स हैं, वो एक्चुअली उसके आइसोटोप की वजह से आ रही होती हैं, तो इसलिए इनको आइसोटोप पीक्स कहा जाता है। लास्ट पे है मेटास्टेबल आयन पीक। मेटास्टेबल आयन पीक आमतौर पर शार्प नहीं होती, जैसे ये पीक शार्प है, बिल्कुल ऐसे सीधी हैं, सीधी हैं, सीधी हैं। ये पीक्स होती हैं इस तरह, कुछ ब्रॉड होती हैं ऐसे, ये। तो इस तरह की जो ब्रॉड पीक्स हैं, इनको मेटास्टेबल आयन पीक्स कहते हैं। और ये किस वजह से बनती हैं कि जब एक पॉजिटिव आयन बनता है, वो पॉजिटिव आयन जब आयनाइजेशन चैम्बर से निकल कर जो एनालाइजर है उसमें दाखिल होने लगता है, तो दाखिल होने से पहले ही वो टूट जाता है। यानी आयनाइजेशन चैम्बर से वो मॉलिक्यूलर आयन आया, लेकिन सपोज उस मॉलिक्यूलर आयन का मास था m1 और ये आयनाइजेशन चैम्बर से एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेटिंग प्लेट्स ने इसको एक्सेलरेट किया, और जब ये एनालाइजर में दाखिल हुआ है तो उससे पहले ही ये m1 टूट गया, ये फ्रेगमेंटेशन इसकी होगी और ये चेंज हो गया m2 में। तो फिर जो हमारा आयन कलेक्टर है और बाद में जो करंट प्रोड्यूस होता है, वो उसकी जो पीक बनाता है, वो पीक शार्प नहीं बनती, बल्कि इस तरह की थोड़ी ब्रॉड पीक बनती है। और वो किस पोजीशन पर होगी, उसका फार्मूला ये है, उसकी पोजीशन होगी m स्टार। ये m स्टार जो है, ये क्या है, ये मेटास्टेबल आयन की पोजीशन है, यानी यहाँ पर ये m स्टार होगा। ये कोई भी वैल्यू सपोज यहाँ पे बन रही है 128 के करीब सपोज बन रही है ये वैल्यू।
तो ये मेटास्टेबल आयन पी की पोजीशन होगी एम स्टार, और ये किस पर डिपेंड करेगी, ये इन दोनों आयंस पर डिपेंड करेगी। यानी M1 उसकी वो मैस जब वो एक्सेलरेट हुआ आयनाइजेशन चैम्बर से, और M2 उसकी वो मैस जब वो दाखिल होने से पहले ही, एनालाइजर में दाखिल होने से पहले ही टूट गया, तो टूटने के बाद जो उसकी मैस है वो M2 है, फ्रेगमेंट होने के बाद। तो फिर ये मैस इस तरह निकालते हैं M2 का स्क्वायर ओवर M1। तो हम नेक्स्ट टॉपिक तरफ चलते हैं। इसमें एक और चीज ये भी है, मैस स्पेक्ट्रम के फायदे वही हैं जो मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी के हैं, कि इससे हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर वेट वगैरह मालूम करने का फायदा जो है वो हासिल होता है।